नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जो हम विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्ति देख रहे थे तो उसमें जो जुड़े हुए लोग थे वो 18 से 24 वर्ष के युवा नहीं थे। वो मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य को वो पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए वो फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। जैसे आपने गुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तभी ये लोगों ने भी ऐसा किया था। वो हंसते हंसते वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद ऐसे कहते कहते हंसते हंसते उन्होंने फांसी को स्वीकार किया था। वो लोग मौत से नहीं डरते थे। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने लूट किया, कोई ट्रेनों को लूटा हथियार के लिए, कहाँ पुलिस चौकियाँ जलाई, तो वो मौत से डरे बिना ही ये सब उन्होंने किया है। और इस तरह से उन्होंने मातृभूमि की आज़ादी को उत्तम ध्येय के लिए वीर गति को प्राप्त किया। यानी भारत माता को, भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए वो शहीद हो गए। और उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया है, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देते हैं। यानी आज के भी जो युवान लोग हैं, उनको भी वो लोग प्रेरणा देते रहेंगे। अभी हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो ने जो नीति अपनाई थी, फुट डालो, सभी अंग्रेजों ने ही यही नीति अपनाई थी, फुट डालो और राज करो। यानी हिंदू मुस्लिमों को अंदर अंदर झगड़ाना। तो हिंदू मुस्लिमों के बीच झगड़ा करवाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई 1906 में, और उसका नेता था आगा खान। और मुस्लिमों का प्रतिनिधिमंडल वाइसरॉय मिंटो से मिला। उस समय मुस्लिमों का जो मंडल था वो मिंटो से, उस समय भारत का वाइसरॉय मिंटो था तो वो मिंटो से मिला। और उस समय भारतीय मंत्री माल ये दोनों ने मिलकर जो सुधार 1900 इसमें इस सुधार को मालने मिंटो सुधार कहते हैं। यानी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके कारण जो हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई, उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अभी हम देखेंगे गांधी जी का भारत में आगमन, कि इतने समय के दरमियान जो भी आंदोलन हुए उसमें गांधी जी नहीं थे। उस समय दरमियान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ पर भी गोरे और काले का भेद था। और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे हिंदू लोगों को काले कहकर उनके साथ अन्याय किया जाता था, भेदभाव होता था। तो वहाँ पर भी गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनको मदद की थी। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी वहाँ के लोगों के सामने ये रंगभेद की लड़त लड़ी थी, और उन्हें विजय भी प्राप्त हुआ था। बाद में जब वो भारत आए, 3 जनवरी 1915 में वो भारत वापस आए और अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने यानी राजनीति का पूरे ज्ञान देने वाले थे वो गोपाल कृष्ण गुरु, ये याद रखना, IMPA। और आध्यात्मिक गुरु यानी धार्मिक गुरु उनके थे श्रीमद रामचंद्र। राजकीय गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे श्रीमद रामचंद्र। ये दोनों से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों का प्रवास किया। यानी वो जब भारत में आए तभी भारत के लोग, मतलब जहाँ पर भी वो रहे वहाँ के आसपास के लोगों में वो लोगों की दुर्दशा देखी। और उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने जो भारत के लोगों पर अत्याचार किया है, उनको शोषण किया, जो दमनकारी कूटनीतियाँ है, उससे हमारे देश के लोगों की स्थिति कैसी दयनीय हो गई। तो वो उसको ज़्यादा जानने के लिए पूरे देश के कोने कोने में घूमे। यानी पूरे भारत के सभी प्रदेशों में उन्होंने घूमे, प्रवास किया। तभी उनको पता चला कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों के साथ किस तरह अन्याय किया है, और लोगों के जीवन को पहचानने का उन्होंने प्रयास किया। और हिंदुस्तान की गरीबी का मूल कारण अंग्रेज़ों द्वारा होने वाला शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का उपाय का विचार किया। उन्होंने भारत में घूमकर जो हमारे देश के लोगों की जो दयनीय परिस्थिति देखी, उसका एकमात्र कारण था अंग्रेज़ों का शोषण, और उसका उपाय था अंग्रेज़ों को भारत में से भगाना। तो ही हमारे देश के लोगों की स्थिति सुधर सकती थी।
तो देश में से भगाने का उपाय सोच कर उन्होंने मतलब किस तरह अंग्रेजों को देश में से भगाएंगे उसका उपाय सोचने का विचार उन्होंने किया। अभी तो आपको याद रखना, गांधी जी 1915 में भारत जब वापस आए, बाद में जो आंदोलन हुए वो गांधी जी के नेतृत्व में ही सारे आंदोलन हुए थे। अभी 1901 में और 1919 में, अभी इस लेसन में आप जो भी देख रहे हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो छोटे बड़े सत्याग्रह आंदोलन हुए वो ही देख रहे हैं। अभी 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। वो एक कानून था, तो वो कानून रॉलेट की अध्यक्षता में पास किया गया था, इसलिए उसका नाम रॉलेट एक्ट रखा। उसका जो अध्यक्ष था, ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में कानून विभाग के मंत्री, ये रॉलेट इंग्लैंड में कानून विभाग का मंत्री था और उसकी अध्यक्षता में एक कानून बनाया और वो भारत में लागू किया 1919 में, और उसका नाम रखा रॉलेट एक्ट, क्योंकि उसका अध्यक्ष रॉलेट था। अभी ये कानून रॉलेट एक्ट ऐसा था कि वो कानून के अंतर्गत जो भी भारत के क्रांतिकारी हो या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी वीर पुरुष हो, अगर अंग्रेज़ों को शंका लगे कि ये व्यक्ति हमारे विरुद्ध यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई योजना बना रहा है या लोगों को एकजुट कर रहा है, कोई भी काम मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहा है किसी भी तरह, तो वो ऐसे व्यक्ति को बिना कुछ कारण पूछे न गिरफ्तारी वारंट दिखाए बिना तुरंत उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। तो यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के दमन करने का उद्देश्य से बना कि जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी देश प्रेम कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन सत्याग्रह या कोई भी गतिविधि कर रहे उनको दबाने के लिए था। और व्यक्ति स्वातंत्र और वाणी स्वातंत्र को समाप्त करने वाला यह काला कानून के रूप में माना जाता है। गांधी जी ने उसको काला कानून कहा। याद रखना, काला कानून किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को किसने कहा? तो गांधी जी ने। क्यों कहा? क्योंकि ये कानून हमारे देश के लोगों को व्यक्ति स्वातंत्र और वाणी स्वातंत्र को छीन लेता था। क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है, गिरफ्तारी वारंट दिखाया जाता है, बाद में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये कानून के अंतर्गत अंग्रेज सिपाही हमारे कोई भी राष्ट्रवादी हो या क्रांतिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको बिना कारण बताए, बिना गिरफ्तारी वारंट बताए किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। इसीलिए उसको गांधी जी ने काला कानून कहा। याद रखना, मोस्ट आईएमपी है, प्रश्न में भी आ सकता है, खाली जगह एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इस कानून के अनुसार किसी भी शंकास्पद व्यक्ति को गिरफ्तारी की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जाता है। यानी नॉर्मली ऐसा होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में उसका केस दाखिल करते हैं और उस पर जांच होती है और सुनवाई होती है। ऐसा नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, ऐसा मुकदमा नहीं चलता था और सिर्फ जेल में उनको बंद करके रखा जाता था। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। और मोतीलाल नेहरू ने उसको क्या कहा है? दलील, अपील और वकालत का अधिकार छीन लिया गया। यानी उसमें गिरफ्तार किया हुआ जो व्यक्ति है वो न कोई दलील कर सकता है, न अपील कर सकता है, और मुकदमा तो चलता ही नहीं, इसीलिए कोई वकील अपनी कोई दलील कर सकता है। तो ये सारे अधिकार छीन लेते, वो मोतीलाल नेहरू ने ऐसा बताया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई। क्योंकि ये कानून है तो वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते थे, इसीलिए वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो भी व्यक्ति है उनका दमन करने लगे। और इसके लिए अनेक नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। हमारे जो नेता थे आंदोलनों के और हमारे राष्ट्रवाद देश प्रेमी जनता ने भी विरोध किया। तो विरोध में क्या किया? सभाएं भरी, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, हड़ताल का आयोजन हुआ, यानी कारखानाओं, मिलों वगैरह पर हड़तालें भी की। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया। अभी देखो, ये जगह जगह पर ऐसा हुआ, लोग सभा बनने लगे, जुलूसें निकालने लगे, हड़तालें करने लगे।
तो अभी मेन नेता तो हमारे गांधी जी थे, इसीलिए गांधी जी को गिरफ्तार किया 6 अप्रैल 1919 में। उसके बाद पंजाब में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये हमारे बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करने से आंदोलन जो है वो उग्र हुआ और पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। पंजाब में जो अंग्रेज है उन्होंने लोगों पर बहुत ही अत्याचार, उन पर दमन करे, कोड़े बरसाने लगे, जेलों भरने लगे, तो बहुत सारा उन पर दमन किया। तो ये देखा हमने रॉलेट एक्ट के बारे में। बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद कर लेना। ओके।